हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टेकिंग द एस्केप फ्रॉम द डिजिटल सेठिज्म। तो अगर आप किसी सेठ के चुंगल में आ चुके हैं या फिर आप खुद सेठ बन चुके हैं और कर डिजिटल बिजनेस रहे हैं और फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स डिजिटल बिजनेस पे लगा के सेठिज्म को एस्केप नहीं कर पा रहे, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप एक सेठ सिस्टम का कल्चर हैं या खुद सेठ बन चुके हैं या आप डिजिटल लैंडलॉर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से एस्केप कैसे लेना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल सेठिज्म में घुस के फटने का अमल शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है। सब ठीक ठाक है। कैसा जा रहा है धंधा पानी, कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग। भाई कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा हो उसका फीडबैक देके बताते रहा करें नीचे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके और लिंक्डइन पे आके, ताकि आने वाली वीडियोस में उस फीडबैक को इंटीग्रेट करके बेहतर से बेहतर बना सकें। मैं बड़े एक निश के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। निश और नीच और नीश। मैं तो निश के लिए बना रहा हूँ, कहीं नीच ही ना हो जाए वो। और नीच कंटेंट के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, निश कंटेंट के थोड़े व्यूज़ आते हैं। तो आपका फीडबैक बड़ा मैटर करता है ताकि आइटरेटिव प्रोसेस हो सके और ऊडा लूप्स की प्रोसेसिंग हो सके। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। आप आके मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी वीडियो का टॉपिक मैं चूज़ करता हूं उसके पीछे रियलिटी इस तरह होती है कि जब मैं सेशंस लेता हूं तो लोग आके जो अपनी बातें करते हैं उससे इंस्पिरेशन मिलती है, फिर उस पर रिसर्च होती है और फिर वीडियो बनती है। तो हमारा जो मैट्रिक्स चल रहा है उसके हिसाब से आज एडवांस फाउंडर स्ट्रैटेजी 1 to 10 की बात करने वाले हैं। और लगता है कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस में सक्सेसफुल होने लगते हैं तो वो या तो खुद इस ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं या फिर किसी और के थ्रू इस ट्रैप का हिस्सा बने हुए होते हैं। तो डिजिटल सेठिज्म को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे वो आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि डिजिटल सेठिज्म है क्या, डिजिटल लैंडलॉर्ड बनना है क्या। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली बात ये कि डिजिटल सेठिज्म की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप मनी ड्रिवन हो गए और ग्रोथ ड्रिवन नहीं रहे। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप डिजिटल सेठिज्म का शिकार हैं या नहीं हैं। आप पहले तो आइडेंटिफायर्स के साथ बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले इस बात का एक्नॉलेज होना ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम समझते हैं तभी उसकी सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर है तो फिर ये हमें क्या क्या नुकसान दे सकती है। तो ये बात स्टार्ट होती है इस बात से कि क्या हम डिजिटल सेठिज्म का शिकार हो गए हैं। इसमें 2 तरह की, एक तो सेटा लगाना है, वो सेटा नहीं, ना ही सेटा खाने वाला। सेठिज्म का मतलब क्या है मैं वो बताने लगा, और इंडिकेटर्स क्या हैं कि अब ये वाली बातें अगर हो रही हैं तो मैं या मेरी कंपनी सेठिज्म का शिकार है। अच्छा, सेठिज्म का शिकार 2 तरीके से किया जा सकता है। एक, आप उस कंपनी के सेठ बन गए हो और आप उसको सेठ माइंडसेट से चला रहे हो। सेठ का मतलब पाकिस्तानी ओल्ड स्टाइल बिजनेसमैन है, इसमें कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है। तो या तो आप उसके सेठ बन गए हों या कोई और सेठ बन गया और आप उसकी सेठियापे के अंडर दब रहे हों। तो ये दोनों केसेस में पॉसिबल होता है। इसके इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर नंबर 1 ये है डिजिटल सेठिज्म का, यानी डिजिटल वर्ल्ड में बिजनेस करने वाले लोग अगर इन चीज़ों में से गुजर रहे हैं तो वो जान लें कि वो सेठिज्म का शिकार है। जब आपके या किसी और के पास कंपनी मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल कंट्रोल होगा और वो एब्सोल्यूट होगा, मतलब उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा, तो हम सेठिज्म को एस्टैब्लिश करेंगे। अब एब्सोल्यूट कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है, आपका कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जो कंपनी का पैसा है उसको गला ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो किसी एक बंदे के, जो कि आप खुद हो सकते हैं या कोई आपका इन्वेस्टर हो सकता है, उसकी मर्जी के मुताबिक मूवमेंट होती है। तो जैसे वो चाह रहा है वैसे मूवमेंट हो रही है। वो कंपनी के हित में मूवमेंट नहीं हो रही, कंपनी के फेवर में मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि वो इस हिसाब से मूवमेंट हो रही है कि ये पैसा है, इसको रोटेट करना है, जहां मर्जी कर लो। तो या आपके पास या किसी और के पास अगर कंपनी मनी की फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाए तो इंडिकेटर नंबर 1 है कि आप सेठिया निजाम में फंस चुके हैं। दूसरा इंडिकेटर आपके सेठिया निजाम में फंसने का यह है कि आप अपने डिजिटल बिजनेस को, आपने गौर से सुननी है, जरा मुश्किल बात करने वाला हूं। दूसरा इंडिकेटर यह है कि आप अपने डिजिटल बिजनेस को एज अ कैश काउ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हार्ड एसेट्स में कन्वर्ट करने की इंटेंशन रखते हैं। कैसी बात की है मैंने? कर रहे हैं या उसकी इंटेंशन रखते हैं। आप
खुद एक एंटिटी या कोई और एंटिटी जो कि फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है, उसका विजन ये है कि डिजिटल बिजनेस को एज अ कैश काउ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिसको हार्ड एसेट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करने का विजन रखा जा रहा है या उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से पैसे निकाल के प्लॉट में डाल देते हैं, घर बना लेते हैं, चीज़ बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, गोल्ड बार ले लेते हैं, सिल्वर बार ले लेते हैं, बैकअप में पैसे रख लेते हैं, ये वाले पैसे निकाल के एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कैफ़े खोल लेते हैं। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिन चीज़ों को हार्ड एसेट माना जाता है वो 4-5% एनुअल से ऊपर नहीं जा रही होती है। एप्रिसिएशन, जिस वैल्यू को हमने कभी कैच ही नहीं करना, उसको भी हार्ड एसेट कंसिडर किया जा रहा होता है, क्योंकि ट्रेडिशनली बिजनेस का यही था कि बिजनेस जब तक चल रहा है जब तक बिजनेस चलेगा उसमें से हार्ड एसेट बना लो, फिर बिजनेस ने एक टाइम पे सैचुरेट हो ही जाना है, बड़ी कंपनी ने आ ही जाना है, तो जो तुमने हार्ड एसेट बनाए होंगे वो तुम्हारे लिए कैश फ्लो के मौके फराहम करेंगे, विच इज़ ओके एज एन अप्रोच। लेकिन ये आपकी पर्सनल तनख्वाह से होना चाहिए। जब आप कंपनी मनी के साथ ये बात करते हैं तो इंडिकेटर नंबर 2 कि आप अपनी कंपनी को एज अ कैश काउ डिजिटल बिजनेस को यूज़ करके पाकिस्तानी हार्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने का विजन रखते हैं या उसकी एक्टिव कोशिश कर रहे हैं। इंडिकेटर नंबर 2 ये था। इंडिकेटर नंबर 3, अगर आपको पहले 2 में कंफ्यूजन हो भी तो मैं आपको ऐसा बताने लगा हूं जिसकी वजह से आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि क्या आप खुद एक सेठ बन चुके हैं, डिजिटल लैंडलॉर्ड बन चुके हैं, या फिर आप एक ऐसे निज़ाम में फंस चुके हैं कि आप अपने बोर्ड पे बैठ के अपने पार्टनर्स के साथ या अपने बंदों के साथ या अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, या अगर कोई और सेठ है तो आप उसके नीचे, और अगर आप सेठ हैं तो आपके नीचे, आप उस रूम में बैठ के पैसों के बारे में, इक्विटी के बारे में और डिसीजन मेकिंग के बारे में, जहां पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो, खुल के बात नहीं कर सकते। जब आप पार्टनरशिप में हैं और आप पैसों के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते तो जान ले कि आप सेठिया निज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। आप हिसाब की बात नहीं कर सकते, आप रिमाइंडर की बात नहीं कर सकते, आप डिविडेंड कब डिक्लेयर करने की बात नहीं कर सकते, तुमने क्या काम किया और उसके रिजल्ट में तुम्हें कितने पैसे आए, और मैंने क्या काम किया और कंपनी में कितने पैसे आए, और मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा और तुम्हें कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर ये बातें आप कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे तो जान लें कि आप सेठ सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि सेठ का काम क्या है, आप हो या कोई और हो, वो ताल्लुक लेवरेज करके आपकी कंपनी को, इक्विटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े शार्क टैंक का नाम शार्क टैंक क्यों है और ड्रैगन्स डेन का नाम ड्रैगन्स डेन क्यों है, क्योंकि वो ड्रैगन और शार्क हैं। वो अपने ताल्लुक और इन्फ्लुएंस की वजह से आपको इन इक्वल पार्टनर नहीं रख रहे होते और मेंटोरशिप की यार्ड में आपसे आपका कंट्रोल ले रहे होते हैं। और लैरी एलिसन ने हमें सिखाया है कि अगर तुमने ऑरेकल जैसी बड़ी कंपनी बनानी है तो कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप उस महफिल में बैठ के पैसों के बारे में बात करने से शर्मा रहे हैं तो इसका मतलब आपके और आपके को इन्वेस्टर्स के पावर डायनामिक्स में फ़र्क है, और अगर आप दोनों के पावर डायनामिक्स में फ़र्क है तो आप सेठिया निज़ाम का एक पार्ट बन चुके हैं। मैं आगे जाके इस्टेब्लिश करूंगा कि सेठिया निज़ाम प्रॉब्लमैटिक किस तरह से है और क्या एडवांटेजेस वो दे सकता है। बहरहाल आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अगर ये ट्रू हैं या इनमें से कोई एक ट्रू है और बाकी 2 फॉल्स भी हैं तो इसका मतलब ये है कि सेठिया निज़ाम का आपका ट्रैप की जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। सवाल आपकी तरफ से ये है कि अली भाई, सेठिया निज़ाम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि है, तो फिर हम क्या करें? अगर अब सेठिया निज़ाम ही है और सेठिया निज़ाम ही हमारा सर्वाइवल है, हमें चूल्हा जलाने के लिए पैसा चाहिए था और सेठिया निज़ाम में फंस चुके हैं, प्रोडक्ट हमने बड़ी बना ली, सर्विस हमने बड़ी बना ली, लेकिन निज़ाम है। मैं आपको भी कहूँगा और जो लोग कंसल्टेशन में आते हैं उनको भी बताता हूँ कि ये फाउंडर स्ट्रैटेजी जो है, देखें हर इंसान की स्टेज है। एक इनिशियल स्टेज है, चूल्हा जलाने की स्टेज है, उससे ऊपर थोड़ा सा गाड़ी शाड़ी लेने की स्टेज है, उससे ऊपर थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल वाली स्टेज है। तो $0 to $10,000 एक लंबी जर्नी है, और फिर 10 से ऊपर वाले 1000 जो एक लंबी जर्नी है। तो हर बंदा हर वक्त हर तरह की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। अपनी पोजीशन देख के आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंट डिसाइड और एक्ट करना है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। बट बात यह है कि जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यूएस से जाके कंपनी बनाने के लिए पहले मंशूर पे, वाइट बोर्ड पे ये लिखना पड़ेगा ना कि मैंने यूएसए में कंपनी बनानी है, तभी उसके नीचे प्लानिंग हो सकेगी। तो सिमिलरली ये आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया है कि आपके साथ, पहले तो आइडेंटिफाई करें ना कि आप सेठिया निज़ाम का पार्ट है। ये ना समझी जाए कि आप कॉर्पोरेट का पार्ट है, असल आप सेठिया निज़ाम का पार्ट हो। सेठिया निज़ाम के साथ क्या मसले हैं वो भी डिस्कस करते हैं, बट पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ यार वाकई कोई मसला तो है। इस मसले को अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हमने सॉल्व करना है, जैसे भी सॉल्व करना है। देखें पहले पता होना चाहिए ना कि ये जो बीच वियर है ये बारिश पड़ने से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो फिर उसका तदारुक करेंगे ना, और कलर्ड बीच वियर बनाएंगे और वाइट नहीं बनाएंगे, या ट्रांसपेरेंट या टिश्यू पेपर की
बीच वेयर नहीं बनाएंगे, वरना तो जो कुछ भी है एप्पल ऑफ माई आई वो नजर आने लग जाएगा। तो इसलिए बीच वेयर वाइट नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसमें मल्टीपल लेयर्स लगाई जाती हैं, बिकॉज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। तो पॉइंट ये है कि पहले तो मसले को समझना है। अब सेठिया निज़ाम प्रॉब्लमैटिक क्यों है डिजिटल बिजनेस में, वो कॉन्टेक्स्ट समझ लें। बात यह है कि पाकिस्तान बना 47 में। हम पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो बिजनेस एज है वो भी बड़ी यंग है। ख़ानदानी बिजनेस करने वाले को 4 5 6 8 ग्रुप हैं, उसके अलावा तो हर बंदे ने बिजनेस जो है वो आइट्रेशन से सीखा है। तो पाकिस्तान 47 में बना, इंडस्ट्रियल एज जो है वो दुनिया में 1800 के एंड पे आ गई थी, और 80s 90s जब गुजरे तो उसमें 80s की एक अप्रोच थी, एक फैक्ट्री ओनर अप्रोच थी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़ा है। वहाँ पे अप्रोच ये थी कि लोगों का टाइम नोट करना है, टेक्सटाइल है, ये है वो है, और फिर बड़ी कंपनी आ गई और छोटे वाले को खा गई, सितारा टेक्सटाइल और फलानी टेक्सटाइल, निशात और ये वो। तो ये सारा कुछ करते करते सिचुएशन ये बनी कि हार्ड एसेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस को, विच वॉज फाइन एट दैट टाइम, बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर। डिजिटल बिजनेस में आप ये अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे तो बुरी तरह फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले के बिजनेसेस जो थे वो रिटायरमेंट, लॉन्जिटिविटी, और अगर हम बेसहारा हो गए तो हमारे पास बैकअप क्या होना चाहिए। देखें, लुटे पुटे आए थे, लुटे पुटे आके कारोबार किया, तो स्कारसिटी इस बात की थी कि भूखे पेट नहीं मरना, शेल्टरलेस नहीं मरना। इसलिए उस वक्त का डॉक्ट्राइन ये था कि हार्ड एसेट जो कि नॉन वर्टिकली अलाइंड हो उनमें इन्वेस्ट करना है ताकि वो हमें पाल सकें। एसेट की भी 2 क्लासेज हैं, एक है वर्टिकली अलाइंड, एक है नॉन वर्टिकली अलाइंड। नॉन वर्टिकली अलाइंड एसेट वो होता है जिसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट उसमें डाल के उससे कैश फ्लो जनरेट कर रहे होते हैं। और वर्टिकली अलाइंड एसेट वो होता है जो आपके बिजनेस का ही एक फंडामेंटल पार्ट निभा रहा होता है, और जो कैश फ्लो आ रहा होता है वो आपको भी पालता है और आपके बिजनेस के अंदर री इंजेक्ट भी हो रहा होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच नॉन वर्टिकली अलाइंड एसेट्स की तरफ इंक्लाइंड है क्योंकि वो लो रिस्क और हाई इन्वेस्टमेंट यील्ड मांगते हैं, जैसे कि गाड़ी लेना, जैसे कि घर लेना, जैसे कि घर रेंट पे देना, जैसे कि सोने लेना, सोने की ईंट ले लेना, सिल्वर की ईंट ले लेना, डॉलर लेके रख लेना, जब वो महंगे हुए तो बेच देना, डीएचए में फाइल ले लेना। ये सारे मामलात नॉन वर्टिकली अलाइंड एसेट्स हैं क्योंकि इनका ताल्लुक आपके बिजनेस के कैश फ्लो से नहीं है। बट एज कंपेयर टू जब आप वर्टिकली अलाइंड एसेट की बात करते हैं तो अपनी कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल आप एक डिजाइन एजेंसी चलाते हैं तो मैकबुक लेना आपकी कंपनी के लिए एक वर्टिकली अलाइंड एसेट है, क्योंकि डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से एक तो उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, या चले बहुत कम डेप्रिसिएशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपको मजीद रेवेन्यू ला के दे रहा है जो आपके बिजनेस में री इंजेक्ट होकर आपके बिजनेस के सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। सेठिया निजाम में बिजनेस में नॉन वर्टिकली अलाइंड एसेट्स की तरफ विजन होने की वजह से बिजनेस के फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट को एज अ गल्ला देखा जाता है एज कंपेयर टू बिजनेस का अकाउंट। क्यों? क्योंकि दैट हैज बिन हैपनिंग। ये किसी बिजनेस की किताब में नहीं लिखा। अगर यूएसए में आप यही काम करने लाएंगे तो आप पे केस हो जाएगा कि तुम कौन हो अपनी बिजनेस से पैसा निकालने वाले और प्राइवेट लिमिटेड से पैसा निकालने वाले। लेकिन 99% ऑफ द सेठ इन पाकिस्तान अपने बिजनेस से पैटी कैश के नाम पे पैसा निकाल के ही जीते हैं, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सके। दे कंसिडर their personal property the company finances because they can, and because that has been told to us, because we do not have an inspiration of entrepreneurs who could tell us any differently। हमारा कोई ग्रेगरी मैनकिव तो नहीं है ना जिसने हमें बताया है। तो ये इसलिए है बिकॉज वी आर टोल्ड टू डू सो, और अपने बिजनेस के साथ एक्सटॉर्शन कर करके सेठिया निज़ाम अपने ही बिजनेस को एक्सटॉर्ट करके उसको डाउनवर्ड स्पाइरल में लेके जा रहा होता है। दे ट्रीट इट as their own ghalla, as their own pocket, without considering that business is a living, breathing entity. And that is where this approach would not work in the digital business, because there is no inorganic growth in the digital business. There is only organic growth, and organic growth requires constant reinvestment, constant reinjection, and constant learning for you to grow step by step, which is the case that I wanted to make कि सेठिया निज़ाम अगर आपके साथ हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और वो वाली प्रॉब्लम इसलिए एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो आपको प्रॉफिट सेंट्रिक कर रही होगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू ग्रोथ सेंट्रिक। और डिजिटल बिजनेस ग्रोथ सेंट्रिसिज्म से चलता है, प्रॉफिट और मार्जिन सेंट्रिसिज्म से नहीं चलता। तो ये इतनी लंबी स्पीच आपको समझाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये इस्टेब्लिश कर सकूं कि अगर आप डिजिटल लैंड लॉर्डी करने की कोशिश कर रहे हैं और
चूम चलाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिजनेस को ये टर्म समझ नहीं आती। मैं आई लव द बिजनेस वर्ल्ड बिकॉज बिजनेस में आप आज से 3000 साल पहले चले जाएं और आज आ जाएं और अक्रॉस द कल्चर्स मूव कर लें, हर जगह पे रूल्स ऑफ बिजनेस सेम है। प्रोडक्ट अच्छी है तो वो बिकेगी, प्रोडक्ट बुरी है तो नहीं बिकेगी। सप्लाई एंड डिमांड की कर्व्स सिमिलरली काम करती हैं, ये चेंज नहीं होती। तो बिजनेस का रूल आपको जो 1980 में कह रहा था, क्योंकि वो उस वक्त का डॉक्ट्राइन ये था कि बिजनेस को डाउनवर्ड स्पाइरल पर ही बनाना है। सर्विस बिजनेस था नहीं, प्रोडक्ट बिजनेस था। प्रोडक्ट बनाने का सर्विस बिजनेस डाउनवर्ड स्पाइरल पे होता था कि फिर एक टाइम पे मलिया मेट होके जब बड़ी कंपनी आएगी तो हमने बेच देना बिजनेस को। तो फिर उस वक्त की रेनी डे के लिए, रेनी डे फैलेसी इसको भी बोल सकते हैं कि ये रेनी डे के हिसाब से प्लानिंग होती थी, बट दिस इज नॉट दैट लाइफ एनी मोर। आप 4% एनुअल पे जिंदगी गुजारने के बजाय 400% एनुअल पे जिंदगी गुजारने वाले इंसान बने। तो उसके लिए आपको पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप सेठिया निज़ाम का पार्ट बन चुके हैं, और जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको पता लगना चाहिए कि उससे क्या क्या बिगाड़ हो रहे हैं। मैं एक मिलियन बिलियनियर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसको बंदे ने पूछा कि सबसे ज़्यादा आपने किससे सीखा? तो उसने कहा कि मेरा वर्स्ट बॉस जो है वो मेरा बेस्ट टीचर था। तो उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मैंने अपनी कंपनी जब 10 मिलियन से $100 मिलियन की बनाई, तो मैंने हर वो काम नहीं किया जो मेरे वर्स्ट बॉस ने मेरे साथ किया था। कैसी मज़ेदार बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि there are things that people do and you need to learn from those people कि जो वो करते हैं हमने वो नहीं करना। तो सेठिया निज़ाम अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे साथ हो रहा है, और हमें भी पता लग गया कि उसमें क्या क्या बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, कि वो ग्रोथ सेंट्रिक होने के बजाय प्रॉफिट सेंट्रिक है, वो नॉन वर्टिकली अलाइंड एसेट्स की तरफ जा रहा है, तो अब हमने सब कुछ वो करना है जो वो नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली जो करेंगे वो ठीक होगा। तो अब हमने क्या करना है? कंसल्टेशन में लाइव रिटेनर पे मिस्टर सवाल पैनल्स पे होते हैं कि अगर हम इस प्रॉब्लम में है तो आपने क्या करना है, और फिर मैं आगे से कहता हूँ कि फिर जरनामा इसीलिए है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन भी आपको देके जाएगा, और वो भी प्रैक्टिकल होगा। हॉकस पॉकस नहीं होगी कि बात सुनो कोल्ड कॉलिंग कर लो एंड इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो बात होगी वो ओरिजिनल होगी और आप कहेंगे कि वाकई कोई रियलिटी बेस्ड बात आई थी। सवाल कि अली भाई हम क्या करें? काम छोड़ दें, नल्ले हो जाएं, अपना चूल्हा भी बंद कर लें, सेठ से लड़ पड़ें, उसका गिरेबान फाड़ दें, क्या करें? हमने करना क्या है बताता हूं आपको। 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी पे हमने काम करना है। 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी 3 महीने में अचीव हो जाए, 6 महीने में अचीव हो जाए, 9 महीने में अचीव हो जाए, वो मुझे नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन आपका सेठ कितना चिड़ा है, या अगर आप खुद ही सेठ बन चुके हैं तो आप कितने चिड़े हो चुके हैं और अपने अपने लाइफस्टाइल को अपनी कंपनी के P&L के ऊपर रख के कितना स्ट्रेच किया हुआ है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपने 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी के ऊपर जाना है और आपका इस मसले से जान छुट जाएगी। नंबर 1, you have to develop an institution. What does that mean? It means कि उस बिजनेस के चलने के ऑपरेशंस में आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कि आपको एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसके ऑपरेशंस को चलने के लिए आपकी एक्टिव एफर्ट की जरूरत ना पड़े। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी पैसिव एफर्ट की जरूरत ना पड़े, या आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़े, या आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत ना पड़े, या आप सेल्स ना लेके आ सकते हो। सेल्स जो है वो कभी ऑटोमेट नहीं होगी, वो सीईओ का काम है, वो सीईओ ने लेके आनी है। लेकिन उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको एक्टिव एफर्ट ना करनी पड़े, आप पैसिव एफर्ट में भी गुजारा कर सकते हो। तो नंबर 1 स्टेप सेठिया निज़ाम से निकलने का ये है कि जब तक सेठ सर पे है, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि सेठ का फायदा क्या है, कि आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे लोग डिसीजन मेकिंग करें आपके बिहाफ पे, और वो आप ही के जितनी या उसके इक्विवेलेंट गुड होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशंस में आपकी एक्टिव एफर्ट ना लगे, आप फायर फाइटिंग से निकल सकें। ये था पहला पिलर। दूसरा स्टेप इनटू एस्केपिंग फ्रॉम सेठिज्म वुड बी कि आपको लेयर्स ऑफ आइस को डिलीट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर एक काम आपको क्लाइंट की तरफ से आता है और एक सेठिया निज़ाम के रहते आप, तो क्योंकि सेठ बन चुके हैं तो आप उनके साथ डायरेक्ट नहीं है, आपने आगे की अकाउंट मैनेजर रखा हुआ है, वो कहता है ओके लेट मी आस्क सर, सर उससे बात करते हैं, वो बात टीम तक जाती है, करते करते शाम हो जाती है, और आगे से क्लाइंट कहता है कि यार ये क्या बदतमीजी चिच, तो दूसरी कंपनी है जो हमें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देती है। तो ये जो लेयर्स ऑफ हिरार्की, लेयर्स ऑफ आइस आपने जमाई हुई है, आपको इसको मेल्ट करना पड़ेगा, और आपको रिएक्टिवनेस को, यानी कि मैंने तुम्हें कहा कि ये वाली पोस्ट लगाओ तो तुमने ये वाली पोस्ट लगा दी,
रिएक्टिवनेस को डिमोटिवेट करना पड़ेगा और प्रोएक्टिवनेस को कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि लोग अपनी इंडिविजुअल जगह पे बैठ के ओनरशिप ले रहे हों और ओनरशिप लेते हुए वो ये समझें कि हम ही इस चीज़ के मालिक हैं, हम ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं और हम वही करें जो इस वक्त यहाँ पे अगर सीईओ होता तो वो करता। तो आपको पहला इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, दूसरा आपको लेयर्स ऑफ आइस को मेल्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको हायरार्की को तोड़ना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट बनाना पड़ेगा, लुब्रिकेटेड बनाना पड़ेगा और आपको रिएक्टिवनेस को डीमोटिवेट करके प्रोएक्टिवनेस, लोग प्रीएम्प्टिवली सोच के बैठे हों कि उन्होंने क्या करना है, इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अपनी, अगर आप सेट बन चुके हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूशनल दौर की तरफ अपने जाना है, आप की मैन क्लॉज में फंसे हुए हैं या किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं, आपको बिग सर्जरी करनी पड़ेगी। वो में एक अगर आप गाना सुने डैडीज होम, वो कह रहा है जेड़े मेरे टीम विच सब बने फिर देसी में पिछले साल खिच खिच कड्डे। तो आपको देखें, कंफर्ट जोन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी हर वक्त आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। वो सिडनी स्वीनी इन यूफोरिया की तरह है, वो हर वक्त आपको गले से लगाने के लिए तैयार है क्योंकि उसको डिप्रेशन ही इतना है कंफर्ट जोन को। तो आप किसी भी जगह पे कंफर्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई कचरे के डब्बे में डाल दे और 100 दिन आपको वहीं पे रहना है तो आप उधर भी कंफर्ट ढूंढ लेंगे यार कि अच्छी कोजी जगह है यार, वैसे मसला नहीं है, वो ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। तो कंफर्ट जोन ऐसी जलालत भरी चीज़ है और वर्स्ट प्लेस यू कैन बी इन कंफर्ट जोन। तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि यार चलो फलाना बंदा फलाना काम देख रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, रिलैक्स करो, लासानी से बर्गर मंगाओ और खाओ। तो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी उस सारी वर्कफोर्स, उस सारी एलजी की जो इसके ऊपर जमी हुई है स्विमिंग पूल के ऊपर, जो आपको कल्टीवेट करवा रही है कि यू आर इन अ कंफर्ट जोन एंड यू आर जस्ट रिलैक्सिंग। आपको डिलीट करना पड़ेगा, विच मीन्स आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, विच मीन्स आपको हो सकता है कुछ 3 महीने के लिए ट्रिपल मेहनत करनी पड़े, अगले 3 महीने के लिए डबल करनी पड़े और उससे अगले 3 महीने में आपकी जान छूटेगी उन सारी चीज़ों से। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने सेठिया निज़ाम से जान छुड़ानी है तो आपको सबसे पहले अपनी एब्सेंस में जो बॉटलनेक्स आते हैं उनका जुगाड़ करके इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। नंबर 2 पे आपको लेयर्स ऑफ आइस को मेल्ट करके रिएक्टिवनेस को बिठा के प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर 3 मैंने आपको बताया कि आपको बिग सर्जरी करनी पड़ेगी और खिच खिच करने पड़ेंगे वो सांप जो आपकी कंपनी को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं। अब मज़े की बात सुने, प्रैक्टिकल बात करने लगा हूँ। सेठ की एब्सेंस में ये सारा कुछ करना शायद पॉसिबल ना हो। ये सारा कुछ होता भी सेठ की वजह से है और ये सारा कुछ का सोल्यूशन भी सेठ की मौजूदगी में ही हो सकता है, क्योंकि सेठ जो है अगर वो सही चलने वाला सेठ है उसकी एडवांटेज ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज कर सकता है जो प्रॉबेबली आप नहीं कर सकते। तो अगर आप एक सेठिया निज़ाम, यानी कि इस सांप का जहर इसी सांप के अंदर है, बस आपने ढूंढ के निकालना है, यही आपको डस रहा है और इसी के अंदर इसका सोल्यूशन है। तो सेठिया निज़ाम के अंदर इस तरह की मनूवरेबिलिटी आपके लिए पॉसिबल होगी जो आप अकेले शायद नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सुन के आपने अपने सेठ के मुंह पे तमांचे मार के उसको उसकी कंपनी छोड़ के आके अपने आप को जलीलो ख्वार नहीं करना। मैं आपको गरीब बनाने पे मजबूर नहीं करता, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स आपने खुद करनी होती हैं मेरे जज्बाती भाइयों और उनकी बहनों। और कपड़े अपने बिल्कुल नहीं फाड़ने, लेकिन अगर आप फाड़ें तो मुझे वीडियो ज़रूर भेजनी है। पॉइंट ये है कि अगर आप सेठिया निज़ाम में फंस चुके हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप सेठिया निज़ाम में फंस चुके हैं। और अगर आपको पता लग चुका है कि आप सेठिया निज़ाम में फंस चुके हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सेठिया निज़ाम से निकलने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। कितना टाइम निकलने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए और उससे निकलने का सोल्यूशन भी आपको बताया कि वो भी सेठ के पैसे से ही पॉसिबल होगा। डिफिकल्ट होगा, बस सेठ के साथ ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होगी, सेठ नानी याद कराएगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बट आपको पे ऑफ क्या मिलेगा कि आपकी कंपनी की ग्रोथ किसी के मूड पे डिपेंडेंट नहीं होगी, ना आपके मूड पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच है, मूड के बजाय डेटा डिसीजन ले रहा है। किसी के मूड पे डिपेंडेंट नहीं होगी आपकी कंपनी की ग्रोथ, और आपकी कंपनी की ग्रोथ आपको भी अपनी कंपनी से फायर कर सकती है अगर आप मेरिटोरियस नहीं है। जैसे एप्पल को ने स्टीव जॉब्स को निकाल के पेप्सी के सीईओ को रख लिया था 7-8 साल के लिए। तो
अगर तो आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि सेठिया निज़ाम क्या बुराई पैदा कर रहा है और आप अपनी कंपनी को अपने आप से अफजल रख के सिस्टम्स को तरजीह देंगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को तरजीह देंगे, तो आपका इस निज़ाम से जान छूट सकता है। और अगर आपका इस निज़ाम से जान छूट सकता है तो फिर आप भी प्रॉफिट सेंट्रिक होने के बजाय ग्रोथ सेंट्रिक हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि अमेजॉन ने कितने साल लॉस रिपोर्ट किया और दे सेड वी आर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग ऑन ग्रोथ। तो डू नॉट ट्राई टू बी द किंग ऑफ अ स्मॉल माउंटेन, ट्राई टू बी अ सिटीजन ऑफ अ ग्लोबल विलेज। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि सेठिया निज़ाम कैसे काउंटर प्रोडक्टिव और काउंटर ग्लोबल है और वो आपको और आपकी कंपनी को ग्रो नहीं होने देगा और जल्दी आपको गले मिलवाएगा कंफर्ट जोन से और फिर एन अर्ली फास्ट राइड टू द ग्रेव ऑफ द बिजनेस। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको सारा ब्लूप्रिंट बता दिया। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है अपना फीडबैक देके जरूर बताते रहा करें। इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके नीचे कमेंट करके और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है उस पर आके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और आने वाली अपडेट्स जो हैं वो भी आपको इन जगहों पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। मैं वैसे न्यू ईयर्स पे एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरी जो ओवरऑल लर्निंग 2025 में हुई है उससे रिलेटेड मैं 2021 से कर रहा हूँ ना, राउंड अप वाली वीडियो। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वो आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट, कट।